नमस्कार बच्चों, ट्रायंगल मैथ्स एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 की प्रश्नावली 3 जिसका नाम है चतुर्भुजों को समझना। तो इस प्रश्नावली का परिचय करेंगे। तो देखिए, प्रश्नावली का नाम है चतुर्भुजों को समझना। तो सबसे पहले हम समझेंगे बच्चों वक्र। तो देखिए, किसी समतल पर स्थित बिंदुओं को मिलाने से बनी आकृति वक्र कहलाती है। तो बच्चों, किसी समतल पर स्थित बिंदुओं को मिलाने से बनी आकृति क्या कहलाती है? वक्र कहलाती है। अब समतल कुछ भी हो सकता है, जैसे बोर्ड भी समतल है। समतल यानी समान तल वाला, जैसे आपका कॉपी का पेज भी क्या हो सकता है? समतल होगा। तो देखिए, यहाँ पे इस पे स्थित बिंदुओं को, ये 4 बिंदु ले लिए मैंने, इनको आपस में मिला दे तो इनसे जो आकृति बन रही है ये क्या कहलाएगी? वक्र कहलाएगी। जैसे 2 बिंदु ले रहा हूं, दोनों को आपस में मिलाएंगे तो ये बनी आकृति भी क्या कहलाएगी? वक्र। इसी प्रकार 2 बिंदुओं को मैं ऐसे गोल मिला दूं तो ये भी क्या कहलाएगी? वक्र। तो वक्र 2 प्रकार के होते हैं बच्चों। एक तो होता है बंद वक्र और एक होता है खुला वक्र। तो ये दोनों खुले वक्र हैं और ये बंद वक्र हैं। ठीक है। तो बंद वक्र की डेफिनेशन ये होती है कि जहां से अपन स्टार्ट करें वापस वहीं आके रुक जाए तो वो होता है बंद वक्र। ठीक है। और 2 बिंदु जहां से अपन स्टार्ट हो रहे हैं वहां पे आके नहीं मिले या कहीं और जाके मिले तो वो होता है खुला वक्र, जैसे ये दोनों। ठीक है। तो इसी प्रकार हम यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं और वापस यहाँ आके मिल रहे हैं तो ये क्या कहलाएगा? बंद वक्र। तो वक्र अच्छे से समझ में आ गए। तो बच्चों, अब हम समझेंगे बहुभुज। तो देखिए बच्चों, बहुभुज क्या होता है? 3 या 3 से अधिक भुजाओं से बनी बंद आकृति को ही क्या कहते हैं? बहुभुज। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, बहु यानी बहुत सारी, भुज यानी भुजाएं, बहुत सारी भुजाओं वाला। तो देखिए यहाँ पे 3 या 3 से अधिक भुजाओं से बनी बंद आकृति बहुभुज कहलाती है। अथवा हम ऐसे भी बोल सकते हैं, रेखाखंडों से बनी सरल बंद आकृति बहुभुज कहलाती है। रेखाखंडों से बनी सरल बंद आकृति क्या कहलाती है? बहुभुज कहलाती है। अब इससे चित्र से समझिए। देखिए, यहाँ पे एक चीज आ रही है कि बंद होनी चाहिए, आकृतियां क्या होनी चाहिए? बंद होनी चाहिए, चाहे वो और 3 या 3 से अधिक भुजाओं वाली होनी चाहिए। 3, कम से कम 3, और अधिकतम कितनी हो सकती है? जैसे एग्जाम्पल, 3 भुजाओं से अगर बंद आकृति बनाएंगे तो ऐसी बनेगी, जिसको हम त्रिभुज बोलते हैं। 4 भुजाओं से अगर हम बनाएंगे तो ऐसी बनेगी, जिसको अपन चतुर्भुज बोलते हैं। 5 भुजाओं से बनाएंगे तो ऐसी बनेगी, और 6 भुजाओं से मिलकर बनाएंगे तो ऐसी बनेगी।
तो बच्चों भुजाओं से जो आकृतियां बन रही है, भुजाओं के आधार पे इनके नाम बने हुए हैं। तो इसको, ये 3 भुजा है तो इसको भुजा के आधार पे त्रिभुज बोलेंगे, और 4 भुजा है तो इसको बोलेंगे चतुर्भुज, 5 है तो पंचभुज, और 6 है तो षष्ठभुज। ऐसे 7 है तो सप्त, अष्ट, ऐसे चलता रहेगा। तो बच्चों 3 या 3 से अधिक भुजाओं से बनी बंद आकृति को अपन क्या बोलते हैं? बहुभुज। ये अच्छे से समझ में आ गया। अब बहुभुज में क्या होता है? ये तो कहलाती है भुजाएं, ये तो कहलाएगी भुजा। इसी प्रकार इनमें ये भुजा हो गई, और ये कहलाएगा शीर्ष, जिसको अपन सिर बोलते हैं। ये 3 शीर्ष होते हैं त्रिभुज में। चतुर्भुज में 4 शीर्ष होते हैं, और जो अंदर बन रहे हैं ये कहलाएंगे कोण। ये क्या कहलाएंगे बच्चों? कोण। ठीक है, तो ये भी अपन को पता होना चाहिए, ये कोण कहलाते हैं, ये भुजाएं होती है और ये शीर्ष होते हैं। अब इसमें एक और अवयव होता है जिसको हम विकर्ण बोलते हैं। ठीक है, तो विकर्ण भी हमें पता होना जरूरी है कि विकर्ण क्या होता है। तो विकर्ण की परिभाषा होती है किसी बहुभुज में आसन्न शीर्षों को छोड़कर, बहुभुज में आसन शीर्षों को छोड़कर शेष शीर्षों को मिलाने वाला रेखाखंड विकर्ण कहलाता है। तो इसको ध्यान से समझना। परिभाषा है किसी भी बहुभुज में आसन्न शीर्षों को छोड़कर शेष शीर्षों को मिलाने वाला रेखाखंडी क्या कहलाता है? विकर्ण कहलाता है। तो देखिए इसको समझेंगे चतुर्भुज में। तो ये शीर्ष है। अब इसमें एक शब्द आ रहा है आसन्न। तो आसन्न क्या होता है? जैसे ये शीर्ष है, इसका आसन शीर्ष हो गया ये वाला और ये वाला, जो इसके बिल्कुल नजदीक है या पास में है वो आसन शीर्ष कहलाते हैं। तो इसके 2 आसन शीर्ष होंगे, एक ये वाला और एक ये वाला। तो इन दोनों को छोड़कर शेष शीर्ष ये बचा, तो इससे मिलाने वाला जो ये रेखाखंड है यही क्या कहलाएगा? विकर्ण कहलाएगा। ठीक है, और अगर इसकी बात करें तो इसका आसन शीर्ष एक ही ये है और एक ही ये है, तो इन दोनों को छोड़ने के बाद ये बचा, इसको भी मिलाएंगे तो ये भी क्या कहलाएगा? विकर्ण। यानी चतुर्भुज के अंदर 2 विकर्ण होते हैं। कितने विकर्ण होते हैं? 2। ठीक है, ऐसे पंचभुज है, इससे समझिए। जैसे ये पंचभुज है, अब इसका आसन शीर्ष देखें तो एक तो ये हो गया और एक ये हो गया। इनको छोड़ने के बाद 2 बचे और दोनों से मिला देंगे तो ये दोनों विकर्ण हो गई। ठीक है, इसी प्रकार इसका आसन शीर्ष ये और ये है, तो इसको छोड़ के ये दोनों बचे तो इनसे मिला देंगे तो ये विकर्ण हो गई। ठीक इसी प्रकार इसका आसन शीर्ष ये वाला और ये वाला है, तो इसको छोड़ के इससे तो मिला हुआ है, ये बचा, इससे मिला देंगे। तो ऐसे करके पंचभुज में 2, 2, 4 और 1, 5 विकर्ण खींचे जा सकते हैं। ठीक है, और त्रिभुज जो होता है उसमें आसन शीर्ष ही नहीं रहेगा। आसन शीर्ष तो होंगे लेकिन उनको छोड़ने के बाद जो शेष शीर्ष है वो नहीं बचेगा। तो ये जो शीर्ष है इसका आसन शीर्ष ये हो गया और ये हो गया, तो इनको छोड़ेंगे तो फिर शीर्ष ही नहीं है, तो इसमें विकर्ण 0 होता है, इसमें विकर्ण ही नहीं खींचा जा सकता। तो अच्छे से समझ में आ गए। अब आगे देखिए। तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे बहुभुजों के प्रकार। बहुभुज 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला है उत्तल बहुभुज। तो उत्तल बहुभुज क्या होता है इसके बारे में समझ लेते हैं। ऐसा बहुभुज जिसके
सभी कोण 180 डिग्री से कम हो, या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं जिसके सभी विकर्ण अंदर हो। तो बच्चों उत्तल बहुभुज को दो प्रकार से अपन समझ सकते हैं। ऐसा बहुभुज जिसके सभी कोण 180 डिग्री से कम हो, तथा दूसरा है जिसके सभी विकर्ण अंदर की ओर हो। तो दोनों में से एक याद रखना है अपन को, विकर्ण अपन समझ ही चुके। तो यहाँ पे ऐसा बहुभुज क्या कहलाएगा? उत्तल बहुभुज कहलाएगा। अब इसके सभी कोण 180 से डिग्री से कम होंगे। 180 डिग्री होता है ये जो कोण बन रहा है सीधी लाइन में, ये होता है 180। तो इससे कम होंगे सारे कोण, तो ये कौन सा बहुभुज कहलाएगा? उत्तल बहुभुज। और विकर्ण अंदर की ओर होंगे सारे के सारे, ठीक है। इसी प्रकार अवतल इसका उल्टा हो जाएगा। ऐसा बहुभुज जिसमें कम से कम एक विकर्ण बाहर हो, या फिर ऐसा बोल सकते हो जिसमें कम से कम एक कोण 180 डिग्री से अधिक हो। तो इसको भी दो प्रकार से अपन समझ सकते हैं। ऐसा बहुभुज जिसमें कम से कम एक विकर्ण बाहर हो, या फिर जिसमें क्या हो, एक कोण 180 से ज्यादा का हो। जैसे अब विकर्ण की बात करें तो इसका आसन सिर से दोनों हो गए, तो इनको छोड़ेंगे तो ये यहाँ मिलेगा। और इसकी बात करें तो इसका एक और एक, ये दोनों आसन हो गए तो यहाँ मिलेगा। तो ये जो विकर्ण बन रहा है ये कहाँ बन रहा है? बाहर। इस वजह से ये अवतल बहुभुज कहलाएगा। या फिर ऐसा समझ लें 180 डिग्री से अधिक, ये तो सब एक कम है, लेकिन ये जो कोण है ये 180 से ज्यादा का है, ठीक है। तो ये अच्छे से समझ में आ गया अवतल। अब देखिए समबाहुभुज जिसके सभी कोण व भुजाएं बराबर हो। ऐसा बहुभुज जिसके सभी कोण और भुजाएं क्या हो? बराबर। जैसे ये हो सकता है त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज जिसका सभी कोण 60 डिग्री का होता है और प्रत्येक भुजा बराबर होती है। ऐसे ही एक वर्ग भी हो सकता है जिसमें प्रत्येक 90 डिग्री का होगा और सभी भुजाएं बराबर होगी। तो ये इसका उदाहरण है। अब विषम देख लो, विषम इसका उल्टा हो जाएगा, जिसमें सभी कोण व भुजाएं असमान हो। तो बच्चों ये अच्छे से आना जरूरी है, ये सारी चीज़ें, जब भी आपको प्रश्नावली अच्छे से समझ में आएगी। तो ये क्या होगा? सभी कोण अलग अलग माप के होंगे या फिर सभी भुजाएं अलग अलग माप की होगी। तो ऐसा बहुभुज जिसमें क्या हो? अलग अलग माप के हो। तो दिखने में दिख रहा है आपको कि सभी कोण अलग अलग नाप के हैं और भुजाएं भी अलग अलग हैं, तो ऐसा विषम बहुभुज कहलाएगा। अब आगे पढ़ेंगे बहुभुजों के गुणधर्म। तो बहुभुजों के 4 गुणधर्म होते हैं। तो पहला देखिए, बहुभुज के अंतःकोणों का योग बराबर n-2 इंटू 180 डिग्री होता है। जो बहुभुज होता है उसके अंतःकोणों का योग क्या होता है? ब्रैकेट n-2 इंटू 180। तो सभी प्रकार के बहुभुजों के अंतःकोणों का योग अपन निकाल सकते हैं इस सूत्र से। बस यहाँ n का मान है भुजाओं की संख्या,
जो n है वो है भुजाओं की संख्या। जैसे अपन त्रिभुज के अंतःकोणों का योग निकालना है तो त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती है? 3। तो यहाँ 3 रखेंगे और उसमें से 2 कम किया तो 1 बचेगा, 1 को 180 से गुणा कर दिया तो 180 आ जाएगा। इसी प्रकार 4 रखेंगे तो 2 बचेगा और 2 को 180 से गुणा करेंगे तो 360 आ जाएगा। तो ऐसे किसी भी बहुभुज का निकाला जा सकता है। ठीक इसी प्रकार दूसरा गुणधर्म होता है बहुभुज के बाह्य कोणों का योग, बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। अभी अंत और बाह्य समझा देता हूं पहले आपको। जैसे ये एक त्रिभुज है तो ये तो कहलाएंगे अंतःकोण, ठीक है, ये तो क्या कहलाएंगे? अंतःकोण। अब बाह्य क्या होता है कि इसकी भुजाओं को एक ही क्रम में बढ़ाने पर, जैसे इसको इधर बढ़ा रहे हैं तो इसको भी इधर ही बढ़ाएंगे, ठीक है, फिर इसको भी उधर ही बढ़ाएंगे। तो ये जो बाहर कोण बन रहे हैं ये बाह्य कोण कहलाते हैं। ये कौन से कोण कहलाएंगे? बाह्य कोण। तो चाहे वो त्रिभुज हो तो ठीक, चतुर्भुज हो तो ठीक, पंचभुज हो तो ठीक, सभी में जो बाह्य कोण होता है बहुभुज का वो 360 डिग्री होता है, ठीक है। तीसरा गुणधर्म है समबाहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण का मान n-2 इंटू 180/n होता है, ठीक है। तो n वही है भुजाओं की संख्या। ऐसा समबाहुभुज में होगा, ध्यान रखना, क्योंकि प्रत्येक कोण उसी बहुभुज का अपन निकाल सकते हैं जिसमें सभी भुजाएं क्या हो? बराबर हो, क्योंकि उसमें जो बराबर भुजाएं होती है उस आकृति में प्रत्येक कोण भी क्या होता है? बराबर होता है। तो प्रत्येक कोण का मतलब है एक कोण, जो प्रत्येक वो बराबर कोण है उनका एक का निकाल लेंगे तो सभी आ जाएंगे। तो इस सूत्र से अपन निकालेंगे प्रत्येक अंतःकोण, वो भी किसका? समबाहुभुज का। ऐसा और बहुभुज में नहीं होगा, सब में ही होगा, ठीक है। तो यहाँ भुजाओं की संख्या रख देंगे और प्रत्येक अंतःकोण आ जाएगा। और अगर प्रत्येक अंतःकोण दे रखा है तो बराबर में प्रत्येक अंतःकोण रख देंगे और भुजाओं की संख्या पूछेगा ऐसी कंडीशन में तो n का मान निकाल लेंगे, ठीक है। चौथा इसी प्रकार समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का मान, बाह्य कोण बराबर होता है 360/n। अब देखो योग में, यहाँ पे भी योग में n भुजाओं की संख्या का भाग दे दिया, यहाँ पे भी योग में भुजाओं की संख्या का भाग दे दिया। समबाहुभुज के जो बाह्य कोण होते हैं वो भी आपस में बराबर होते हैं, इस वजह से प्रत्येक निकालना है, यानी कि एक निकालना है तो 360 में भुजाओं की संख्या का भाग दे देंगे, या फिर बाह्य कोण दे देगा और भुजाओं की संख्या पूछेगा तो बराबर में बाह्य कोण का मान रख देंगे, ठीक है। ये अच्छे से समझ लेना इनको। अब आगे देखिए, तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे चतुर्भुजों के प्रकार। चतुर्भुज 6 प्रकार के होते हैं, समांतर चतुर्भुज, सम चतुर्भुज, आयत, वर्ग, समलंब चतुर्भुज और पतंग। तो बच्चों 6 प्रकार के चतुर्भुज पढ़ेंगे। इधर चतुर्भुज के नाम है और इधर गुण है इनके, भाई इनके अंदर कौन कौन से गुण पाए जाते हैं और ये गुण इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इन्हीं को याद रखना है क्योंकि ये अगली प्रश्नावली में भी काम आएंगे। प्रश्नावली 4 जो रचना की है, अगर आपको प्रकार ही पता नहीं है तो आप वैसा चतुर्भुज बनाओगे कैसे? तो देखिए यहाँ पे पहला है समांतर चतुर्भुज, जिसकी सम्मुख भुजाएं बराबर व समांतर हो। ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं क्या हो? बराबर भी हो और समांतर भी हो। तो इसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर व समांतर होती है, ठीक है। समान बराबर तो जानते होंगे, जो बराबर हो बिल्कुल। समांतर होती है जिनके बीच का गैप बराबर हो, ठीक है। तो ऐसी रेखाएं जो जिनके गैप बराबर हो वो समांतर होती है। तो इसके गुण देख लीजिए। सम्मुख भुजाएं बराबर होती है पहली,
दूसरा क्या होगा, दूसरा होगा सम्मुख कोण बराबर होंगे, यानी आमने सामने के जो कोण हैं वो क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। ठीक है, इधर वाले भी दोनों आपस में बराबर होंगे। ठीक है, विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। जो विकर्ण होते हैं वो परस्पर क्या करते हैं, समान दो भागों में बांटते हैं, यानी कि ये दोनों विकर्ण हो गए और ये परस्पर समान दो भागों में बांटेंगे, यानी ये वाला भाग इसके बराबर और ये वाला भाग इसके बराबर। और चौथा जो गुण है इसका, आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ऐसा उन सभी चतुर्भुजों में होता है जिनकी भुजाएं क्या हो, समांतर हो। और जो समांतर रेखाएं होती है वो अपने आपस में अंदर की ओर जो दो कोण होते हैं उनका योग कितना बनाती है, 180 डिग्री बनाती है। तो ये दोनों कोण 180 डिग्री के होते हैं समांतर, तो ये वाला और ये वाला आसन कोण कहलाएगा और इनका योग कितना होगा, 180। ठीक है, तो ये अच्छे से समझ में आ गया समांतर चतुर्भुज। अब देखिए सम चतुर्भुज, जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो। ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो, ये चारों की चारों भुजाएं बराबर होगी। और इसके गुण देखें तो समांतर चतुर्भुज के सभी गुण होते हैं, चारों के चारों गुण इसके अंदर होते हैं समांतर चतुर्भुज के, यानी सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं उसका, लेकिन इसका थोड़ा सा अंतर है, इसके विकर्ण लंब समद्विभाजित करते हैं, यानी कि 90 डिग्री पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं। यहाँ जो कोण बनाएंगे एक दूसरे को काटेगी ये विकर्ण, वहां पे 90 डिग्री का कोण बनेगा यानी समकोण बनेगा, तो उसको बोलते हैं लंब। ठीक है, तो विकर्ण परस्पर लंब समद्विभाजित करते हैं, यही एक अलग गुण है इसमें, और बाकी सब वैसे ही गुण हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए आयत, एक समांतर चतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण समकोण हो। ये एक प्रकार से समांतर चतुर्भुज होता है, लेकिन इसी में और इसमें एक ही अंतर होता है कि इसका प्रत्येक कोण क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। तो एक समांतर चतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण क्या हो, समकोण हो, या फिर अपन ने पढ़ाई छोटी क्लासों में जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो, आयत कहलाता है। ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज के सभी गुण होते हैं इसके अंदर, प्रत्येक कोण समकोण होता है, ये स्पेशल गुण है इसका, विकर्ण बराबर होते हैं, ये भी एक स्पेशल गुण है इन दोनों से अलग। ठीक है, ये अपन को ध्यान रखने हैं जो स्पेशल गुण है वो भी। अब वर्ग देखिए, एक सम चतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण समकोण हो, ये तो था समांतर चतुर्भुज। और वर्ग क्या होता है, एक तरह से सम चतुर्भुज होता है, बस इसमें क्या अंतर है, इसका प्रत्येक कोण 90 नहीं होता है, इसका प्रत्येक कोण क्या होता है, 90 होता है। तो इसमें क्या होता है वर्ग में, समांतर चतुर्भुज, सम चतुर्भुज और आयत, इन सभी के सभी गुण इसके अंदर विद्यमान होते हैं, यानी तीनों प्रकार के जो चतुर्भुज है वो इसके अंदर आ सकते हैं, वो सारे गुण इसके अंदर होते हैं। तो ध्यान रखना है सभी गुण होंगे इसमें तीनों ही चतुर्भुजों के। अब देखिए समलंब चतुर्भुज, और एक बात आपको बता दूं कि इसका विकर्ण बराबर होता है, इसका भी विकर्ण बराबर होता है, क्योंकि जिसका प्रत्येक कोण 90 होता है उसके विकर्ण आपस में क्या होता है, बराबर होते हैं। तो इन दोनों का 90 है तो विकर्ण क्या होंगे इनके, बराबर। अब देखिए समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज में इतना सा याद रखना है आपको कि इसकी एक भुजा का जोड़ा क्या होता है, समांतर होता है। आप चाहे ये खड़ी वाली भुजाओं का भी या फिर आडी वाली भुजाओं का भी हो सकता है। तो ये एक भुजा का जोड़ा क्या होता है, समांतर होता है। और समांतर भुजाओं के जो आसन कोण होते हैं उनका योग 180 होता है, अभी बता ही दिया आपको, ये काम आएगा यहाँ पे। ठीक है, इसका और इसका योग 180 नहीं होगा, ध्यान रखना, क्योंकि ये और ये समांतर नहीं है, ये दोनों समांतर है तो इसके एक ही ओर बन रहे हैं दोनों, तो ये 180 होगा। अब देखिए पतंग, इनको ज़्यादा काश याद नहीं रखना, बस ध्यान रखना है भाई ऐसा भी चतुर्भुज होता है। ये चतुर्भुज होता है, इसकी आसन भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर, ये दोनों आपस में बराबर, ये दोनों आपस में बराबर, तथा विकर्ण लंब होते हैं। विकर्ण क्या होते हैं, लंब, तथा इसका एक विकर्ण बराबर भागों में बंटता है। अब वो कोई सा भी हो सकता है, ध्यान रखना।
तो ये अच्छे से समझ में आ गए चतुर्भुजों के गुण और चतुर्भुजों के प्रकार। तो बच्चों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि ऐसी ही शानदार वीडियो आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।